कांग्रेस में 2022 चुनाव से पहले हरीश रावत और प्रीतम सिंह के गुट की बात होती है और दोनों नेताओं में बात भी कम ही होती है। जब पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे आनंद रावत ने प्रीतम सिंह की तारीफ की तो मजबूरी कहें या फिर राजनीति का तकाजा, हरीश रावत ने भी तारीफ को सही बता दिया। पर सवाल यह है कि क्या तारीफ से प्रीतम और हरीश के रिश्ते ठीक हो जाएंगे? एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। प्रयास करूंगा कि कांग्रेस को मजबूत करने का मैं काम करूं। प्रीतम सिंह लोकसभा का चुनाव नहीं लड़ रहा है। कांग्रेस नेता प्रीतम सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे और पार्टी को मजबूत करेंगे। यही बात कांग्रेस नेता हरीश रावत के बेटे आनंद रावत को इतनी अच्छी लगी कि फेसबुक पर प्रीतम सिंह की तारीफ में पोस्ट लिख दी। आनंद रावत की बात का वजन इसलिए भी ज्यादा है क्योंकि वो पूर्व सीएम हरीश रावत के बेटे हैं। तो कांग्रेस पार्टी में अपने पिता के धुर विरोधी प्रीतम सिंह की तारीफ का मतलब क्या है? आनंद रावत ने पोस्ट में लिखा, प्रीतम सिंह लोकसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, कांग्रेस को मजबूत करेंगे। ये बात कांग्रेस कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा पैदा करेगी। मतलब ये कि कांग्रेस में नेताओं को चुनाव लड़ने से ज्यादा पार्टी मजबूत करने पर ध्यान देना चाहिए। लेकिन उत्तराखंड कांग्रेस में ऐसा माहौल दिखता नहीं है। पर क्या आनंद रावत की ये बात हरीश रावत और प्रीतम सिंह के रिश्ते ठीक कर पाएगी या फिर दोनों के बीच दूरियां और बढ़ जाएंगी? और अब हमें आदत हो गई है अपने बारे में कई तरह की बातें सुनने की। कई लोग व्यंग कसते हैं, कई लोग जो है आनंद रावत जैसे लोग जो है वो तारीफ भी करते हैं। मैं हमेशा चीजों को सार्थक तरीके से देखता हूं और किसी की प्रशंसा हो रही है तो वो अच्छा कदम है। हरीश रावत ने बेटे आनंद रावत के शब्दों में प्रीतम सिंह की तारीफ को तो सही बता दिया, पर प्रीतम सिंह से रिश्ते बेहतर होंगे या खराब, इस सवाल को मुस्कुराकर टाल दिया। अब आनंद रावत की बात के मायने चाहे जो हो, लेकिन इस बात ने दो धुर विरोधी नेताओं को मुस्कुराने का मौका जरूर दे दिया। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए दीपांकर भट्ट की रिपोर्ट। केंद्रीय बजट के बाद अब उत्तराखंड के बजट की बारी है। फाइनेंस डिपार्टमेंट इसे फाइनल टच दे रहा है। मार्च में पेश होने वाला राज्य का बजट रोजगार के लिहाज से आकर्षक हो सकता है तो बाकी सेक्टर में भी नई संभावनाएं हो सकती हैं। केंद्रीय बजट पेश होने के बाद अब राज्य का फाइनेंस डिपार्टमेंट उत्तराखंड के लिहाज से इसकी समीक्षा में जुटा है। समीक्षा इस बात की हो रही है कि वो कौन सी प्रमुख योजनाएं हैं जिनमें भारत सरकार से निवेश मिलने की संभावना है। उन योजनाओं को भी टटोला जा रहा है जो मुख्य तौर पर केंद्र की संचालित की जाएंगी, लेकिन राज्य सरकार को उसमें अंशदान देना होगा। फाइनेंस डिपार्टमेंट की माने तो केंद्रीय बजट के मुताबिक राज्य अपने बजट में एम्प्लॉयमेंट से लेकर हॉर्टिकल्चर, एग्रीकल्चर, स्किल डेवलपमेंट, टूरिज्म और इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर में कुछ आकर्षक देखने को मिल सकता है। और इस बार भी और अच्छा करेंगे क्योंकि माननीय हमारे मुख्यमंत्री आदरणीय पुष्कर सिंह धामी जी के मार्गदर्शन में और आकर्षक बजट हम प्रस्तुत करने का काम करेंगे। और जब केंद्र में इतना सुंदर बजट आ सकता है तो आप स्वाभाविक तौर से हमारा बजट भी, हम तो चाहते हैं कि हमारा ये बजट भी आम जनता का बजट बने। अनुमानित भारत सरकार का बजट आने के बाद हम लोगों को किन किन योजनाओं में कितनी धनराशि रखनी आवश्यक है उसका एक अंदाजा मिल जाता है और उस आधार पर अभी हम लोगों को बजट का हम लोग अंतिमीकरण दे देंगे। केंद्र ने ऑर्गेनिक फार्मिंग से लेकर टूरिज्म, इंफ्रा डेवलपमेंट, स्किल डेवलपमेंट पर फोकस किया और राज्य सरकार इन पर ही ध्यान देकर केंद्र की योजनाओं का फायदा ले सकती है। सेंटर के बजट में बहुत सारी स्कीम्स ऐसी हैं जिनको कि हमें स्टेट बजट में इंटीग्रेट करना चाहिए। पर्टिकुलरली हमारे को ऑर्गेनिक फार्मिंग, स्किलिंग, टूरिज्म, इंफ्रास्ट्रक्चर। उत्तराखंड का पिछला बजट 71,000 करोड़ का था। हर बार की तरह तब भी सैलरी, भत्ते और उधारी चुकाने में ही ज्यादातर खर्च हो गया। लिहाजा इस बार योजनाओं के लिए केंद्रीय बजट के मुताबिक तैयारी की जा रही है। देहरादून से न्यूज़ 18 के लिए सुनील नवप्रभात की रिपोर्ट। उत्तरकाशी में बर्फबारी के बाद कई दिन से गंगोत्री हाईवे बंद था। बर्फबारी के बाद बंद हुआ गंगोत्री हाईवे बीआरओ ने अब पूरी तरह से खोल दिया है। बॉर्डर क्षेत्र में जाने वाली सड़कों से भी बीआरओ ने बर्फ को हटा दिया है। गंगोत्री हाईवे पर फिसलन को देखते हुए आपदा प्रबंधन विभाग ने पर्यटकों से अपील की है कि गंगोत्री हाईवे पर फिसलन को देखते हुए सावधानी पूर्वक सफर करें। जैसे ऊंचाई वाले क्षेत्र में गंगोत्री और यमुनोत्री राष्ट्रीय राजमार्ग अवरुद्ध हो जाते हैं लास्ट वाले पॉइंट पे, यहाँ गंगोत्री सुक्की से ऊपर,
तो उसमें भी यातायात सुचारू है, लेकिन उसमें ये सलाह दी जाती है कि उसमें फिसलन रहती है, तो 4x4 वाहन ही प्रेफर किए जाते हैं, जिसमें खतरा न बना रहे, और सावधानीपूर्वक जाने के लिए आपकी सीधी ये सूचना दी जाती है। उत्तराखंड में जारी सीजन में मौसम में खासा बदलाव देखने को मिल रहा है। पहाड़ों में जहां इस बार बारिश और बर्फबारी ना के बराबर हुई है, कुमाऊं के अल्मोड़ा, पिथौरागढ़ और बागेश्वर में सीजन में काफी कम बारिश हुई है। उत्तराखंड के पहाड़ी इलाकों में मौसम का मिजाज साल दर साल बदलता जा रहा है। हालात ये हैं कि सर्दियों में बारिश नहीं के बराबर हो रही है। मौसम की इस बेरुखी के कारण पहाड़ों में फरवरी में भी अधिकांश इलाकों में बर्फ नहीं गिरी है। इतना ही नहीं, जिन इलाकों में बारिश हुई है वहां भी बीते सालों के मुकाबले ये काफी कम रिकॉर्ड की गई। जीबी पंत संस्थान ने बुरांश के खिलने से पहाड़ के मौसम में आए बदलाव की स्टडी की है कि जो फ्लावरिंग का टाइम था वो पहले से करीब 90 दिन पहले वो फ्लावरिंग उसमें आने लग गया। तो उसका हमने कारण जब ढूंढा तो कारण हमने देखा कि उसका जो मीन मैक्सिमम जो टेम्परेचर है उसमें काफी अंतर आ गया है। तो ये संस्थान ने बीते 100 सालों में बुरांश के खिलने पर स्टडी की है। स्टडी में पाया गया कि समय के साथ बुरांश के खिलने का वक्त 3 महीने तक आगे जा चुका है। इसका कारण पहाड़ों में तापमान में हो रहा इजाफा है। इस सीजन में भी बुरांश सर्दियों में ही खिल गया, जिससे साबित होता है कि पहाड़ों में पारा लगातार बढ़ रहा है। बताया था बारिश तो कम हो रही है, और अगर हम पिछले 2 साल अगर अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर के भी आंकड़े देखें तो 21 में अगर हम देखें तो अक्टूबर में लगभग 334 mm जो होती वर्षा हुई थी, लेकिन इस साल अगर हम देखें तो वर्षा कम हो गई है। पहाड़ों के मौसम में जिस तरह बदलाव देखने को मिल रहे हैं, उससे वहां की खेती और बागवानी पर भी असर पड़ रहा है। इतना ही नहीं, पेयजल स्रोतों पर भी संकट गहरा रहा है। अब वक्त रहते पर्यावरण संरक्षण के लिए ठोस कदम उठाए जाने की जरूरत है, नहीं तो इसकी बड़ी कीमत चुकानी पड़ सकती है। न्यूज़ 18 के लिए अल्मोड़ा से किशन जोशी के साथ पिथौरागढ़ से विजय वर्धन उप्रेती की रिपोर्ट। काशीपुर पुलिस ने 5 अवैध तमंचे और 5 जिंदा कारतूसों के साथ 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की पूछताछ में युवकों ने अपने नाम फैजान खान, फहीम और असलम बताए हैं, जिसमें 2 युवक बिजनौर के रहने वाले हैं। एक महाराष्ट्र से आकर गोंडा में रहने लगा था। तीनों आपस में दोस्त हैं। इनमें असलम मुंबई से खिलौने बेचने अफजलगढ़ गया था, जिसने यूपी से सस्ते दामों पर तमंचे खरीद कर मुंबई में जाकर ऊंचे दामों पर बेचे और मुनाफा तीनों में बांटने की बात बताई। मुनाफे के लालच में आकर तीनों बिलासपुर के एक शख्स से 5 तमंचे खरीद कर वापस बिजनौर जा रहे थे। अगर आपकी जमीन का कोई विवाद होता है तो आप सबसे पहले पटवारी के पास जाते हैं और उम्मीद ये होती है कि पटवारी जमीन की सही जानकारी आपको उपलब्ध करा देगा। लेकिन हल्द्वानी में कुछ ऐसा हुआ कि पटवारी अपनी ही जमीन की जानकारी 4 साल तक नहीं दे पाया, जिससे एक महत्वपूर्ण रोड कई साल से फंसा रहा। हल्द्वानी में 3 पानी से काठगोदाम को जोड़ने वाली ये रोड पिछले 4 सालों से इसी हालत में है। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट 4 साल से इस रोड पर अपना हक जमाता रहा, लेकिन लंबी कश्मकश के बाद पता चला कि रोड असल में फॉरेस्ट की नहीं बल्कि राज्य सरकार की है। अब डीएम रोड का निर्माण शुरू होने का दावा कर रहे हैं। जब हम लोगों ने मीटिंग करवाई तो उसमें स्पष्ट हो गया कि वो रेवेन्यू की लैंड है, वो नोटिफाइड रोड नहीं है। तो उसमें कार्रवाई अब शुरू हो गई है, छपान की कार्रवाई अब चल रही है, तो अब वो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। इस रोड के खराब होने से पिछले 4 साल में कई बड़ी दुर्घटनाएं हो चुकी हैं, लेकिन बावजूद इसके न कोई पटवारी, न ही कोई अमीन और न ही कोई जमीन का जानकार यहाँ पता लगा पाया कि असल में जमीन है किसकी, जिसका खामियाजा जनता को भुगतना पड़ा। हल्द्वानी से न्यूज़ 18 के लिए शैलेंद्र नेगी की रिपोर्ट। जोशीमठ में अचानक से 4 वार्डों में जलधाराएं सूखने लगी हैं। बताया जा रहा है कि जोशीमठ में भू हिंसाव का सबसे बड़ा कारण प्राकृतिक नाले भी हो सकते हैं। ऐसे में जब जमीनों में दरारें पड़ी तो जल धारा भी गायब हो गई, साथ ही बहता हुआ पानी भी अपनी दिशा बदल चुका है, जिससे लोगों को दिक्कत हो रही है।
यहाँ पे जो है ये पानी का धारा जो सूख गया है, इससे बहुत से लोगों को बहुत सी परेशानियां हो गई है। जैसे होटल वाले भी सीजनों में यहाँ से पानी ले जाते हैं और बहुत से इधर उधर रहने वाले किराएदारों को भी दिक्कत होती है। वो लोग कपड़े धोने के लिए, पीने के लिए, नहाने के लिए यहाँ पर आते थे और हम लोगों को खुद यहाँ पर 24 घंटे इस पानी की आवश्यकता पड़ती और हम तो बहुत निराश हो चुके हैं। जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुधीर हिंदवाल है और मैं वार्ड नंबर 4 का रहने वाला हूँ जी। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि लगभग मेरी उम्र 35 साल है और इसके बाद मैं तो इसको बचपन से ही देख रहा हूँ, इस धारे को देख रहा हूँ और हम लोग यहाँ पे पूजा करते थे, हर चीज करते थे।